हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ा था एटॉमिक रेडियस के बारे में। आज हम अपने इस लेक्चर में बात करेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और उसका पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है। आइए देखते हैं। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेटा क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, डेफिनेशन बाद में बता देता हूँ। ये कोई एक एटम है और एक बेटा ये एटम है, ध्यान दीजिएगा। एक आपका ये एटम है, यहाँ पर एक ये इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है और एक इस स्मॉल एटम के पास ये इलेक्ट्रॉन है जिसको ये एटम का, इस एटम का ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, तो मोर पावरफुली अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, more powerfully attract by न्यूक्लियस। इसलिए इस केस में हाँ, तो यहाँ पर मोर नहीं, यहाँ पर लेस पावरफुली, इलेक्ट्रॉन लेस पावरफुली अट्रैक्ट बाय द न्यूक्लियस, अट्रैक्ट बाय न्यूक्लियस ऑफ एटम। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है। डिस्टेंस क्या है? मोर है। यहाँ पर डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन मोर पावरफुली अट्रैक्ट बाय न्यूक्लियस के थ्रू ज़्यादा पावरफुली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जाएगा, इसलिए इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। कहने का ये मतलब कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान दीजिए, या हम अगर डिफाइन करना चाहें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी, बेटा क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम विच अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन मोर पावरफुली। जो इलेक्ट्रॉन को मोर पावरफुली क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। मैंने बोला इट इज द property of an atom which attract the electron more powerfully. It is called more electronegativity. At the sometime कभी कभी क्या होता है? The atoms which attract electron less powerfully is called less electronegativity. तो हम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है इसकी बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एक्चुअल में एक पावर। ठीक है ना? इट इज द अट्रैक्शन पावर ऑफ द न्यूक्लियस to the electron towards itself, it is called electronegativity. ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं हम इसको। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
मैं आपको समझाना चाहूँगा कि सीधी सी बात है, किसी न्यूक्लियस के द्वारा शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर ही क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। एटम का साइज जब बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी। एटम का साइज छोटा होने पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है, जिससे ये अट्रैक्शन फोर्स अधिक लगता है, जिस कारण क्या होता है, जिस कारण इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है, अट्रैक्शन है, वो बढ़ जाता है। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब बात करते हैं हम वेरिएशन की, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेफिनेशन आप लिखेंगे, नोट कर लेंगे ना, जिस तरह से बोला मैंने। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियड, वेरिएशन ऑफ electronegativity in the period। ओके, तो बेटा किस तरह से वेरिएशन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो हम किसी पीरियड में होते हैं। तो आपको बता दें, generally when we move from left to right in any period, electronegativity gradually increases from left to right। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है बेटा? क्योंकि कल मैंने आपको एक बात बताई थी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज पर। और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं। जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जाता है। न्यूक्लियस की वो पावर जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब ये न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर। आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इन अ पीरियड when we move from left to right, in a period when we move from left to right, then electronegativity increase। this is because, ये क्यों होता है, this is because when we move from left to right, then size of the atom। एक चीज़ और बता सकते हैं यहाँ पे यार, इधर की तरफ साइज क्या होती है एटम की, बड़ी होती है, और इधर की तरफ एटम की साइज छोटी होती है। तो हम एक रीज़न ये भी दे सकते हैं कि when we move from left to right, then electronegativity gradually increases because when we move from left to right, then size of the atom, इस तरफ एटम लार्ज होता है और इस तरफ एटम कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेज बच्चों। जब साइज ऑफ एटम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम क्लोज, इलेक्ट्रॉन पास में आ जाते हैं। जैसा अभी मैंने दिखाया था, इलेक्ट्रॉन में ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास होगा, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा, इसलिए यहाँ अट्रैक्शन कम होगा, यहाँ अट्रैक्शन क्या होगा, मोर होगा। ओके, तो ये रीज़न है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करने का, इंक्रीज करने का लेफ्ट टू राइट जाने पर। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हम लोग वेरिएशन इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप। अब देखिए, बात करते हैं हम लोग इन ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है बेटा, ग्रुप होता है टॉप टू बॉटम चलता है। आपको पता है अच्छी तरह से
कि यहाँ पर स्मॉल एटम होता है, नीचे आते आते नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करती जाती है, जिसकी वजह से एटम का साइज क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो सबसे छोटा एटम किसी भी ग्रुप का स्मॉलर एटम यहाँ होता है और लार्जर एटम उस ग्रुप में नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है बेटा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम जाने पर क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। बिकॉज उसका रीजन क्या बोलेंगे आप, बिकॉज एटॉमिक साइज increases from टॉप टू बॉटम, क्योंकि टॉप से बॉटम की तरफ जाने पर एटॉमिक साइज क्या कर जाती है बेटा, इंक्रीज कर जाती है। और एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के, फिर वही बात आ गई, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा आपकी, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी की हम लोग, कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद आपको बताना होगा मुझे इस चैप्टर में बच्चों, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में किसी को कोई डाउट तो नहीं रह गया है। अगर किसी को कोई किसी तरह का डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें या टेक्स्ट मैसेज कर दें मुझे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे फिर से, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की, जिस केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं बच्चों, जिस केमिकल प्रॉपर्टी को हमने अपने इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से नाम दिया है। इसे आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं आप। आइए देखते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, बेटा ध्यान से सुनिए, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the outermost electron from isolated gaseous atom। क्या कहना चाह रहे हैं हम? This amount of energy is called ionization potential। ये कोई एक एटम है, इस एटम के पास ये आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये आउटर मोस्ट सेल में, और एक सेल बना देते हैं, ये आउटर मोस्ट सेल है और इस सेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। इस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ energy required for removal of electron is called ionization energy। ध्यान दीजिए, मैंने यही तो बोला था, it is the minimum amount of energy, it is the minimum amount of energy required to remove the outermost electron from the gaseous, from the isolated gaseous atom, from the isolated gaseous atom। अब किसी gaseous atom की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस एनर्जी को जो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से
एक इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। नाउ तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है आयोनाइजेशन एनर्जी की। अब हम लोग बात करते हैं वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड। ध्यान दीजिए, वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड। किसी पीरियड में कैसे वेरी करती है आयोनाइजेशन एनर्जी? तो पीरियड हमेशा पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट से राइट चल रहे होते हैं तो आप सेम पीरियड में होते हैं। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड, तो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेजुअली इंक्रीजेस। आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या करता है बेटा? ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है जरा देखिए, क्योंकि यहाँ से इधर जाने पर एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करता है। भाई यहाँ पर आपके पास ये एटम है और इस जगह पहुँचते पहुँचते एटम का साइज जो था वो छोटा हो गया। थोड़ा सुंदर नहीं बना, फिर से बना लेते हैं। यहाँ पहुँचते पहुँचते एटम का साइज छोटा हो गया। आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच एक अट्रैक्शन पावर थी, एक अट्रैक्शन था। ये अट्रैक्शन, ये आकर्षण, ये अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये अट्रैक्शन क्या था? ये अट्रैक्शन कम था, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा थी। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने में ऊर्जा आपको यहाँ कम खर्च करनी पड़ी, जबकि इस केस में तो इसलिए इसके लिए लेस आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। जबकि यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज लेस, और डिस्टेंस कम है तो फिर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच, और अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो रिक्वायर्ड एनर्जी, अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसी अमाउंट को ही तो हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यही रीज़न है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेजुअली क्या करती है बेटा? डिक्रीज करती है। और ग्रेजुअली डिक्रीज करने का रीज़न क्या है? ये आपका रीज़न है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेजुअली इंक्रीज कर जाती है लेफ्ट टू राइट जाने पर। मैं डिक्रीज बोल गया एक बार, सॉरी, इंक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट जाने पर। कैसे लिखेंगे? इन अ पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन अ पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस। दैट इज वाई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कम्स, इसलिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कम्स क्लोज्ड टू द न्यूक्लियस के ज़्यादा पास आ जाता है, एंड हेंस द इलेक्ट्रॉन इज tightly packed with the nucleus. To the remove electron, more and more energy required. To the remove electron, more and more energy is required. Thus IP मतलब ionization potential increases from left to right. क्लियर हो गई बात? अब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ IP in the group. वेरिएशन ऑफ IP इन द ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप कर दीजिए। तो ग्रुप में देखिए कैसे, ग्रुप में क्या होता है बेटा? ग्रुप में हम टॉप से कहाँ आते हैं?
बॉटम की तरफ आते हैं। जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो टॉप में एटम का साइज ये, बॉटम में एटम का साइज ये, ऐसे ही तो कुछ होता है। यहाँ पर फिर वही रीज़न, इलेक्ट्रॉन है, सॉरी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को अब बाहर निकालना चाह रहे हैं और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच डिस्टेंस कम होने की वजह से मोर एनर्जी नीडेड, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, इसलिए नीडेड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या होगा, जब आप लेफ्ट टू राइट आ जाएंगे बेटा, जब आप टॉप टू बॉटम आ जाएंगे तो यहाँ पर, हाँ, तो जब मोर एनर्जी नीडेड तो क्या हो जाएगा, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर ये इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ गई, डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ कर गई। डिस्टेंस इंक्रीज़ करने की वजह से इनके बीच अट्रैक्शन कम होगा, तो लेस एनर्जी नीडेड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लेस एनर्जी की नीड है, इसलिए आईपी की वैल्यू यहाँ कम होगी। तो हम लिख सकते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीजेस। ग्रेजुअली डिक्रीजेस, ये डिक्रीजेस को दिखाते हैं हम, ठीक है ना, ग्रेजुअली डिक्रीजेस बिकॉज, रीजन क्या है, बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इस तरह से आप इसको भी लिख देंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास हमने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बच्चों कई बार इससे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है ये दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है, जरा देखिए कितनी तरह की होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। दो तरह की, 2 टाइप्स की, 3 टाइप्स की, कितने भी टाइप की हो सकती है। फिलहाल 2 टाइप्स की मैं बताता हूँ आपको। तो हेडिंग डालिएगा, काइंड्स ऑफ आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एक होती है बेटा फर्स्ट आईपी, दूसरी होती है सेकंड आईपी। फर्स्ट आईपी क्या होती है, एनर्जी required for removal of first electron of an neutral atom। किसी न्यूट्रल एटम के से पहले इलेक्ट्रॉन को, या डायरेक्ट एटम ही लिख दो, ये न्यूट्रल हटा के, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। किसी एटम के पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें जितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है उसे हम फर्स्ट आईपी कहते हैं। ठीक इसी तरह से सेकेंड आईपी एनर्जी required for removal of second electron of an atom। किसी एटम की से जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाते हैं, अच्छा जब दूसरा निकालने गए तो एक पहले निकल चुका है, तो इसका मतलब वो एटम किस में बदल चुका होगा, कैटायन में बदल चुका होगा। तो किसी
ऐसा कैटायन जिस पर एक चार्ज होगा पॉजिटिव। तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम सेकेंड आईपी कहते हैं। जनरली क्या होता है, सेकेंड आईपी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आईपी। एक क्वेश्चन भी इस तरह से आता है कि सेकेंड आईपी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आईपी, एक्सप्लेन। आपको क्वेश्चन दिया गया, अब आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। आपने एक एग्जांपल ले लिया, बोरान, एटॉमिक नंबर कितना 5, कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 2p6, ज़्यादा हो रहा है, 5 के लिए करना है तो 2p1। तो इसके p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये आपने इसका एटम दिखाया, दूसरी सेल में यहाँ से यहाँ तक है 1, ब्लैक से दिखा देते हैं, क्लियरिटी हो जाएगी आपके लिए थोड़ा। 1 2 3, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है आपको, ओके। अब देखिए, जब आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे तो इसमें प्रोटॉन, इस बोरान के केस में कितने प्रोटॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी होंगे पहली सेल में। बेटा जो एटॉमिक नंबर होता है जनरली न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन भी वही होता है और वही इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आई बात। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो हम +-5 लिख सकते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं 5, इसलिए +5 लिख सकते हैं। जब इसी बोरान से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो दैट मीन्स इसका कहने का ये मतलब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये बोरान है, एटम देखिए थोड़ा छोटा सा हो गया, क्यों, जरा देखिए, एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर गया। तो अब इससे एक तो ये पहले ही निकल चुका था, अब इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2, यानी कि जो बोरान था वो B+ में बदल चुका है, यही ना, जो बोरान था वो किस में बदल चुका है, B+ में बदल चुका है। तो जब आप इससे निकालने आएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसी को आप तो कह रहे हैं, उसी रिक्वायर्ड एनर्जी को तो कह रहे हैं आप ना सेकेंड आईपी, ओके। तो यहाँ पर B+ में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो होंगे 5, क्योंकि हमने तो इलेक्ट्रॉन निकाला है ना। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे, जरा ध्यान दीजिए, दिख नहीं रहा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर 4, जिन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव का चार्ज है, जिन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर कुल मिलाकर क्या आ गया, +1, और इस जगह क्या आ गया, 0। ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा होगा, और न्यूक्लियर चार्ज जब इसका ज़्यादा है, इसका ये लेस न्यूक्लियर चार्ज है, ये न्यूक्लियर चार्ज हाई है, मोर है। तो मोर न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से एटम का साइज छोटा हो गया, मैंने कहा था ना एटम छोटा हो गया। तो जब एटम छोटा हो गया तो न्यूक्लियस के पास आ गए थोड़ा इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा पास आ गए इसके कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा कठिन होगा। तो इसकी सेकेंड आईपी ज़्यादा हो जाएगी और इसकी फर्स्ट आईपी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। समझ में आई बात। एट द सेकेंड, मैंने क्या बोला, एट द सेकेंड आईपी नंबर ऑफ प्रोटॉन greater than number of electron. Number of proton is greater than number of electron. Due to this large number of प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होने की वजह से फर्स्ट आईपी या सेकेंड आईपी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आईपी। यही वजह है कि
सेकेंड आईपी की वैल्यू ज़्यादा है फर्स्ट आईपी से। अब एक और क्वेश्चन में चालू कर देता हूं, अभी थोड़ा सा बचा है इसमें टाइम, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देखिए जरा, एक क्वेश्चन आया कि क्वेश्चन क्या है, जनरली अभी अभी आपने पढ़ा, इस तरह से क्वेश्चन आया, जनरली फर्स्ट आईपी is less than second IP, okay, but in case of nitrogen, first IP, first ionization potential is higher than second IP। क्वेश्चन कर रहा है why explain it, ओके। तो देखिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम इसे, हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये क्वेश्चन लिखा है आपके बोर्ड पर, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने, जनरली फर्स्ट आईपी इज ग्रेटर देन लेस देन सेकेंड आईपी, बट इन केस ऑफ नाइट्रोजन फर्स्ट आईपी इज हायर देन सेकेंड आईपी। तो जरा देखते हैं नाइट्रोजन को, ये नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7 है, कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 2p3। बेटा ये 2p3, इसी को थोड़ा समझना है मुझे। 2p3 में नाइट्रोजन जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ये सेल कैसी है, हाफ फिल्ड है, आधी भरी हुई है, और आधी भरी सेल कैसी होती है, थोड़ा क्वाइट स्टेबल, थोड़ा सा स्टेबल होती है, थोड़ी सी स्टेबल होती है। तो थोड़ी सी स्टेबल होने की वजह से, थोड़ी सी स्टेबल होने की वजह से क्या है, मोर एनर्जी needed for removal of 2p3 इलेक्ट्रॉन्स। 2p3 से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए फर्स्ट आईपी, तो फर्स्ट आईपी इज हाई। अब बात आती है सेकेंड आईपी की। जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा नाइट्रोजन से, तो ये नाइट्रोजन सेकेंड आईपी के केस में नाइट्रोजन N+ में बदल जाएगा। तो जब इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 और 2s2 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1s2 और 2s2 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने होंगे, 2 होंगे। तो 2p में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये स्टेबल क्यों थी, जब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन से थे तो स्टेबल थी, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये हाफ फील्ड जो थी वो ब्रेक हो गई, इसकी स्टेबिलिटी। अब ये हाफ फील्ड नहीं बची, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लेस एनर्जी रिक्वायर, इसलिए इसके लिए सेकेंड आईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो thus वी कैन से, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, thus वी कैन से फर्स्ट आईपी, हम कह सकते हैं कि फर्स्ट आईपी ऑफ नाइट्रोजन, फर्स्ट आईपी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन सेकेंड आईपी ऑफ नाइट्रोजन। ओके, ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको।